एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बीएनएसएस का लेक्चर फ्रॉम सेक्शन नंबर 328, ठीक है। और हम इसको 337 तक पूरा कंटिन्यू करेंगे। ये वाला चैप्टर आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट के बारे में 337 या 336 तक है ये। एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट, मिंट क्या होता है? जहां पर नोट्स छपते हैं, ठीक है। नोट आप कह लो या कॉइन्स कह लो, सब यहीं पर होता है, ठीक। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि एनी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी अ रिपोर्ट, जो कि ऐसा दिख रहा है कि रिपोर्ट है, अंडर द हैंड ऑफ अ गस्टेड ऑफिसर, मिंट का कोई गस्टेड ऑफिसर है, और ऑफ एनी नोट प्रिंटिंग प्रेस या फिर कोई नोट प्रिंटिंग प्रेस का, और ऑफ एनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस या फिर कोई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, इंक्लूडिंग द कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, और ऑफ एनी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है, या डिवीजन ऑफ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का है, और गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, और एनी स्टेट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस behalf upon any matter or thing duly submitted to him for examination and report in the course of any proceeding। ये सब क्या है? इन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इन लोगों के द्वारा, हम कह रहे हैं, मतलब दिखाया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा साइन वगैरह करके इसको सबमिट किया गया है, ड्यूली सबमिटेड टू हिम फॉर एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट इन कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग मे बी यूज्ड इन एनी एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग इन दिस संहिता। जो कि कह रहे हैं कि इनका डॉक्यूमेंट है, इनके द्वारा साइन वगैरह किया गया और फिर इसको कोर्ट में जब पेश किया गया तो उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, ऑल्दो सच ऑफिसर, भले ही उन ऑफिसर को एज ए विटनेस कॉल नहीं किया गया था। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन और एग्जामिन कर सकते हैं, इनमें से किसी भी ऑफिसर को बुलाया जा सकता है ताकि जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसका सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड पूछताछ करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड दैट नो सच ऑफिसर शैल बी समन्ड टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड्स ऑन विच दैट रिपोज इज बेस्ड। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक एक्सेप्शन डाला, वो क्या है कि जो ऑफिसर को आप समन करके बुला रहे हो उनसे आप कोई भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहोगे जिसके बेसिस पर, जिस रिकॉर्ड के बेसिस पर उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है ना, ये रिकॉर्ड्स आप उनसे पेश करने के लिए नहीं कह सकते हो, ठीक है। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस, यानी कि बिना इन प्रोविजंस को हार्म करते हुए, नो सच ऑफिसर शैल एक्सेप्ट with the permission of the general manager or any officer in charge of any mint or any note printing press या फिर इनका कोई भी ऑफिसर टू गिव बी परमिटेड। देखो क्या बताया उन्होंने, नो ऑफिसर शैल, बिना इन लोगों के परमिशन के, नो ऑफिसर शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from any unpublished official records on which such report is based। कोई भी रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, वो जो रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है? कोई अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स है, यानी कि वो अभी पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, और मतलब ऐसे मान लो कि वो भी सीक्रेट है, ठीक है, उसे हमें नहीं दिखाना। तो अगर इस तरीके का कुछ है तो यहाँ पर आप एविडेंस देने के लिए उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, पहली बात तो ये कही, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर परमिशन ले ली गई है इन लोगों की तो अलग की बात है, नहीं तो नहीं। टू डिस्क्लोज द नेचर और पर्टिकुलर्स ऑफ एनी टेस्ट अप्लाइड बाय हिम ऑफ द इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर और थिंग, और जो मान लीजिए कोई अगर टेस्ट उन्होंने अप्लाई किया है रिपोर्ट बनाते वक्त उस एग्जामिनेशन के दौरान, तो वहां पर भी आप उसका पर्टिकुलर नेचर, उसका केस किस तरीके का था, ये सब डिस्क्लोज करने को आप उनको नहीं कह सकते। सेक्शन नंबर 329 टॉक्स अबाउट रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। यहाँ पर भी वही सेम चीज है, सब सेम ही चीज चल रही है, ये आपको याद रखना है। चलिए पहले भी हम देखते हैं। एनी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी अ रिपोर्ट, हम कह रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऐसा दिख रहा है जो कि रिपोर्ट है, किसके अंडर? अंडर द हैंड ऑफ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट टू होम दिस सेक्शन अप्लाइज upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report in the course of any proceeding, and सही था तो उसको as an evidence यूज किया जा सकता है अगर उनकी रिपोर्ट है तो, ठीक है। ट्रायल प्रोसीडिंग अंडर सही था। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन और एग्जामिन कर सकते हैं उस एक्सपर्ट को, ठीक है, as to the subject matter of his report। Subsection 3 says where any such expert is summoned, जिन एक्सपर्ट को समन किया गया है by a court and he is unable to attend personally, वो खुद से अटेंड नहीं कर पा रहे, किसी रीजन के चलते, हो सकता है वो बिजी हो, ही में डेप्यूट पहले यहां से पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। ही में डेप्यूट का मतलब है जो उनसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वर्किंग विद हिम, जो कि इनके साथ है, टू अटेंड द कोर्ट, कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम चले जाओ मेरे बिहाफ पर। इफ सच ऑफिसर इज कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स, यानी कि कन्वर्सेंट का मतलब होता है कि उन फैक्ट्स के बारे में उसको पता है, कुछ एक्विंटेंस है उस फैक्ट्स से रिलेटेड, उसी ऑफिसर को डिप्यूट किया जाएगा विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कैन सैटिस्फैक्टरीली डिस्पोज इन कोर्ट, और वो मतलब सैटिस्फैक्टरीली कोर्ट को जो है डिपोज कर सकते हैं,
हैं कि क्या है, मतलब क्या चीजें हुई थी। भाई देखो, जिसको पता ही नहीं होगा उसको अगर वो डिप्यूट करेंगे तो फिर क्या मतलब है, जब उसको पता ही नहीं तो वो कोर्ट में जाकर के बोलेगा क्या। तो यहाँ पर वो ऐसे ऑफिसर को बोलेंगे जो कि कोर्ट में जाकर के कुछ डिपोजिशन दे पाए, कुछ बता तो पाए उस केस के बारे में, इसलिए। ठीक है, क्यों मैंने ये लाइन छुड़वाई थी, मैंने पहले आपको बता दिया कि जनरल रूल है कि वो डेप्यूट करेंगे अनलेस द कोर्ट हैज एक्सप्रेसली डायरेक्टेड हिम टू अपेयर पर्सनली। ये डेप्यूटेशन वाला काम तभी होगा जब तक कि कोर्ट ने उन्हें खुद अपेयर करने को ना कहा हो। अगर मान लीजिए कोर्ट ने एकदम स्पेसिफिकली कहा है कि नहीं आप ही को अपेयर होना, हम किसी आपके डेप्यूटेशन वाले को नहीं सुनेंगे, तो फिर उन्हें ही जाना पड़ेगा। ठीक है, दिस सेक्शन अप्लाइज। अब ये आपको याद करना है कि ये सेक्शन जो है कौन से गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स पर अप्लाई होता है। एनी केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर ऑफ द गवर्नमेंट, द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, द डायरेक्टर ऑफ द फिंगरप्रिंट ब्यूरो, the director Haffkine Institute Bombay, the director, deputy director or assistant director of a central forensic science laboratory or a state forensic science laboratory, the serologist to the government or any other scientific expert जो कि स्पेसिफाई किया गया, सर्टिफाइड किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट की और द सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए। ठीक है, ये लिस्ट आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए कि कौन है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। ठीक, अब आओ सेक्शन नंबर 330 पे, कह रहा है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ऐसे दस्तावेज है जिनका आपको फॉर्मल प्रूफ नहीं प्रेजेंट करना। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कह रहा है सबसेक्शन 1 से, व्हेन एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और बाय द अक्यूज। जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है प्रोसिक्यूशन के थ्रू, प्रोसिक्यूशन की तरफ से या अक्यूज की तरफ से, द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सच डॉक्यूमेंट्स शैल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट। जो भी उस डॉक्यूमेंट्स के पर्टिकुलर्स है वो एक लिस्ट में जो है इंक्लूड होंगे, लिखे जाएंगे। And the prosecution or the accused or the advocate of the prosecution or the accused, if any, shall be called to upon to admit or deny the genuineness of each such document। तो इन लोगों को बुलाया जा सकता है एडमिट या डिनाई करने के लिए उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस, कि वो डॉक्यूमेंट कितना जेन्युइन है, कितना सही, कितना नहीं। सून आफ्टर सप्लाई ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट जब सप्लाई हुए, एंड इन नो केस लेटर देन 30 days। भाई जो काम करना है 30 दिन के अंदर कर लो। 30 दिन के बाद आप उसकी जेन्युइननेस को पूछने के लिए वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं सही है, आप प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को नहीं बुला सकते हो। ठीक, प्रोवाइडेड द कोर्ट में इट्स डिस्क्रिप्शन रिलैक्स कर सकता है टाइम लिमिट विद इन द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जनरल रूल 30 दिन के अंदर, लेकिन कोर्ट के पास ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन पे है कि वो रिलैक्स कर सकते हैं टाइम लिमिट। प्रोवाइड दैट नो एक्सपर्ट शैल बी कॉल्ड टू अपेयर बिफोर द कोर्ट अनलेस रिपोर्ट ऑफ सच एक्सपर्ट इज डिस्प्यूटेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज टू द ट्रायल। किसी भी एक्सपर्ट को कोर्ट में तब तक नहीं बुलाया जाता जब तक कि उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट एक पार्टी डिस्प्यूट ना कर रही हो, मतलब कह ना रही हो कि नहीं ऐसा। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ही कह रहा है, मान लीजिए कोई रिपोर्ट लगाई गई है एक्सपर्ट की और वो जा रही है डिफेंस के फेवर में, तो मान लीजिए प्रोसिक्यूशन अगर ये डिस्प्यूट करे कि ऐसा नहीं है, ये जो है गलत रिपोर्ट है कुछ भी, तब तक उस एक्सपर्ट को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, The list of documents shall be in such form जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स के थ्रू। Where the genuineness of any document is not disputed, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं अराइज हो रहा है तो such document में भी read in evidence, तो उसको एज एन एविडेंस रीड किया जाएगा इंक्वायरी में, ट्रायल में और अदर प्रोसीडिंग एनालिसिस सहित, विदाउट प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ द पर्सन बाय whom it purposed to be signed। बिना उस सिग्नेचर के प्रूफ के कि उस बंदे के द्वारा साइन होना चाहिए था, इसके प्रूफ के बिना। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर सच सिग्नेचर टू बी प्रूफ। भाई अगर देखो, अगर डिस्प्यूट नहीं किया गया है तो जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिस बंदे ने भी रिपोर्ट वगैरह बनाई है उस डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट अगर उसने एग्जीक्यूट किया तो उसका साइन है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, मेरा साइन है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इस डॉक्यूमेंट में भी कोई विवाद नहीं छिड़ा दोनों पार्टीज के बीच में। दोनों विवाद ना छिड़ने का ये मतलब होता है कि दोनों पार्टीज मान रहे हैं कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट सही है। अगर दोनों पार्टीज ये बात मान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पर कुछ भी फिर ये सिग्नेचर प्रूफ कर, जब वो दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं हो रहा कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है कुछ भी, तो उस सिग्नेचर को प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं कि ये सिग्नेचर सही है, ये सिग्नेचर मेरा ही है। फिर ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सिग्नेचर मेरा ही है। वही यहाँ पर कह रहा है कि विदाउट प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन बाय whom it purports to be signed। ठीक है, जिससे साइन हुआ, पर्पस का मतलब है जिससे साइन हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो ऐसा करवा सकती है। कोर्ट अगर चाहे तो मेरा सिग्नेचर को प्रूफ करवा सकती है। ये यहाँ पर बता रहा है कि साइन मतलब मैंने ही किया, ये चीज प्रूफ करी जाए। 331 says affidavit in proof of conduct of public servant। when any application is made to any court in the course of any inquiry, जब कोई एप्लीकेशन करी गई है कोर्ट में, इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग, किसी दूसरी प्रोसीडिंग में, एंड एलिगेशंस आर मेड देयरइन, और ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर,
द एप्लीकेंट मे गिव एविडेंस, तो जो जिसने एप्लीकेशन लगाई है ना वो एविडेंस देगा जो भी फैक्ट्स ने अलेज किए हैं उस एप्लीकेशन में, उसके साथ बाय एफिडेविट के थ्रू, एंड द कोर्ट में इफ इट थिंक्स इट ऑर्डर दैट एविडेंस टू रिलेटिंग टू सच फैक्ट्स टू बी सो गिवन, और यहाँ पर कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर कर सकती है एविडेंस देने के लिए. एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, सबसेक्शन 1 सेज द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन whose evidence is of a formal character may be given by affidavit, उसको एफिडेविट के द्वारा दिया जा सकता है, शपथ पत्र के द्वारा दिया जा सकता है, एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, और सारे एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए उसको एविडेंस की तरह रीड किया जाएगा इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में. द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, या देखो अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर मंगा लिया या जो भी किया, लेकिन अगर एप्लीकेशन लगा दी प्रोसिक्यूशन या अक्यूज ने तो फिर उनके ऊपर मैंडेटरी है कि कोर्ट को करना ही पड़ेगा. दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर एप्लीकेशन लगा दी, समन या एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने भी फैक्ट जो है, मतलब जिसने भी वो एफिडेविट डिपोज किया, जो डिपोनेंट हम लोग बोलते हैं, जो एफिडेविट बनाता है अपने नाम पर उसको हम लोग डिपोनेंट बोलते हैं, तो उसको जो है समन या एग्जामिन किया जा सकता है. ठीक, अब आएंगे 333 पे. तो 333 कह रहा है अथॉरिटीज बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी स्वॉर्न, किसके सामने एफिडेविट पे शपथ लेनी है, स्वॉर्न करना है उसको. एफिडेविट्स टू बी यूज्ड बिफोर एनी कोर्ट अंडर दिस संहिता में बी स्वॉर्न और अफर्म्ड बिफोर किसके सामने, एनी जज और जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी कमिश्नर ऑफ ओथ्स अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट. ये याद रखना, एनी जज यानी कि सेशन जज, ठीक है, हाई कोर्ट का कोई जज, सेशन जज कोई भी, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कुछ नहीं बता रखा तो कोई भी हो सकता है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, आईएएस वगैरह हो सकते हैं. दूसरे कौन है, एनी कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज एक्ट. ये तीन चीजें, नोटरीज एक्ट 1952 उसका ईयर याद रखना. ठीक, सबसेक्शन 2 says affidavits shall be confined to and shall state separately such facts as the deponent is able to prove from his own knowledge and such facts as he has reasonable ground to believe to be true, and in the latter case, दूसरे वाले केस में कि वो ऐसा मान रहा है कि ट्रू है, the deponent shall clearly states the ground of such belief. एफिडेविट को कुछ बहुत ज्यादा वहां पे कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस बात से कन्फाइन रखो जितना आपको लग रहा है कि ये सही है, ट्रू नॉलेज में है आपके, कि आपको पता है कि ये पक्का सही है, उतना ही बस आपको बताने की जरूरत है. आपको सिर्फ अपने नॉलेज से वो बात प्रूव करनी है. और मान लीजिए कि आप ऐसी कोई बात लिख भी रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा रीजन टू बिलीव, आपके पास कारण है कोई बात बिलीव करने का, किसी बात पर विश्वास करने का कि हाँ ऐसा हुआ था, यू बिलीव इट टू बी ट्रू, तो यहाँ पर डिपोनेंट को अगर ऐसा कोई फैक्ट है तो ऐसे में आपको उसके ग्राउंड्स बताने होंगे कि किस ग्राउंड्स पर या किन रीजंस की वजह से आप ये बात मान रहे हो. एक तो क्या हो गया कि आपको अपने नॉलेज में, पक्का ओन नॉलेज में पूरी बात पता है कि ये सच है. दूसरा क्या हो सकता है कि आपको रीजन टू बिलीव है कि ये भी सच हो सकता है, रीजन टू बिलीव है दैट दिस इज ट्रू. तो ये जो रीजन टू बिलीव वाला फैक्ट है, ये आपको उसके ग्राउंड्स लिखने होंगे कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि ये सच है. ठीक है, The court may order any scandalous या irrelevant matter in the affidavit to be struck out or amended. और जैसे कि मैंने बताया ना, एफिडेविट को कन्फाइन करना है दो बातों से, उसमें अगर आपने पूरी राम कहानी लिखी है तो वो स्ट्रक आउट हो सकता है. कोई स्कैंडलस है, कोई अगर इररेलेवेंट चीज है तो वो कोर्ट हटा करके बाहर कर सकती है, आपसे कह सकती है आप उसको अमेंड करके लाइए. ठीक है, देन प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल किस तरीके से प्रूफ, दोष सिद्धि जो पहले हो चुकी है या दोष मुक्ति हम किस तरीके से प्रूव करेंगे. इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, अ प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल में बी प्रूव्ड इन एडिशन टू एनी अदर मोड प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. किस तरीके से हो सकता है प्रीवियस कन्विक्शन या एक्विटल, किस तरीके से हो सकता है. ये दो बातें बताई, कह रहा है कि ये दो बातें जो हम बता रहे हैं इससे तो आप प्रूव कर ही सकते हो, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मैनर दे रखा है संहिता में तो उस तरीके से भी हो सकता है. इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कोई और मैनर दे रखा है. बाय एन एक्सट्रैक्ट सर्टिफाइड अंडर द हैंड ऑफ ऑफिसर, जिसके पास कस्टडी थी उस बंदे की, साइन वगैरह उसने कुछ किया होगा ना, तो वो उसके एक्सट्रैक्ट दिखा कर भी आप कर सकते हो प्रूफ उसका कन्विक्शन या एक्विटल. टू बी अ कॉपी ऑफ सेंटेंस या ऑर्डर का जो भी कॉपी है भाई, अगर उसको सजा मिली होगी तो कुछ सेंटेंस का कॉपी होगा ना, कुछ होगा ऑर्डर का. अगर मान लीजिए उसको एक्विट किया गया है तो उस ऑर्डर का कॉपी होगा कि एक्विटल का ऑर्डर आया है, तो वो सारी चीजें दिखा करके आप प्रूव कर सकते हो. पहली बात तो ये. दूसरी बात, अगर कन्विक्शन का केस है, ईदर बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर, या तो आप उस सर्टिफिकेट से साइन प्रूव कर दो जो कि जेलर ने साइन किया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल ने अगर साइन किया है, उस सर्टिफिकेट प्रूव कर दो इन विच पनिशमेंट और एनी पार्ट देयरऑफ वाज अंडरगॉन, और बाय द प्रोडक्शन ऑफ द वारंट ऑफ कमिटमेंट,
विच द पनिशमेंट वॉज सफर्ड, या फिर आप उस वारंट को जो है प्रोड्यूस कर दो। तो दो तरीके से हो सकता है, जेलर का मतलब का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट हो सकता है, या वारंट के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। टुगेदर विद इन ईच ऑफ सच केसेस, इन दोनों केसेस में एविडेंस एज टू आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन विद द पर्सन सो एक्विटेड, कन्विक्टेड और एक्विटेड। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सट्रैक्ट के थ्रू होगा और या फिर सर्टिफिकेट या वारंट के थ्रू होगा। 335 में रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, अगर मान लीजिए अक्यूज्ड नहीं है तब किस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। 335 का सबसेक्शन 1 सेज if it is proved that an accused has absconded, अगर ये प्रूव हो गया कि वो भाग गया है, and that there is no immediate prospect of arresting him, और ऐसी कोई संभावना भी नहीं लग रही कि हम उसे अभी जल्दी आने मतलब इमीडिएटली हम उसे पकड़ पाएंगे, अरेस्ट कर पाएंगे। द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई और कमिट फॉर ट्रायल, जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए ऐसा केस है या ट्रायल का कमिटमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सच पर्सन फॉर द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ मे इन हिज एब्सेंस एग्जामिन द विटनेसेस, एग्जामिन किया जा सकता है विटनेसेस को, प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड रिकॉर्ड देयर डिपोजिशंस, उनके डिपोजिशंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड एनी सच डिपोजिशन में ऑन द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन बी गिवन। भाई पहले तो उन्होंने कहा कि एग्जामिन वगैरह कर लो, विटनेसेस को एग्जामिन वगैरह कर लो, जो भी प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे विटनेसेस है, और उनके डिपोजिशंस को रिकॉर्ड कर लो। ये तो इतनी बात हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई। और क्या है कि अगर जब मान लीजिए ये काम पहले हो गया, उसके अरेस्ट करने से पहले, अरेस्ट करने के बाद जब हम उस बंदे को अरेस्ट करके ले आए जो भाग रहा था या जिसको हम तुरंत अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बाद में मान लीजिए अरेस्ट कर लिया, तो उसके अगेंस्ट इसको एविडेंस में दिया जा सकता है जो भी चीजें हमने रिकॉर्ड करी है एग्जामिनेशन में, और ट्रायल द ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज, जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया उसके अगेंस्ट जो है उसमें एविडेंस दिया जा सकता है। इफ द डिपोनेंट इज डेड और इनकेपेबल, ये कब किया जाएगा? ये जो हम कह रहे हैं कि जो एविडेंस उसके ना रहने पर दिया गया है उसको आप यूज कर लो एज एन, जो भी मतलब उसमें बातें बताई गई उसको आप एज एन एविडेंस यूज कर लो। ये तब किया जाएगा जब वो डिपोनेंट यानी कि जब वो एविडेंस देने वाला इज डेड और इनकेपेबल ऑफ एविडेंस, इनकेपेबल। अब जो है, अब जब मान लीजिए जब अरेस्टेड जिस पर्सन को अक्यूज पर्सन अब जब मिला तो जो डिपोनेंट था वही मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई है या उनको हम ढूंढ नहीं सकते, कुछ भी ऐसा है, डिपोनेंट इज डेड और इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, अब वो केपेबल ही नहीं रहे कि वो एविडेंस दे पाए और वो कैन नॉट बी फाउंड, या उनकी प्रेजेंस हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनकी प्रेजेंस को ऑब्टेन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिले होगा, पैसा खर्च होगा या इनकन्वीनियंस होगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल, और ये केस के सर्कमस्टांसेस मतलब जो भी केस है उसके लिए बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो जाएगा। तो ऐसे में जब हम मान लीजिए अक्यूज पर्सन आ गया है अरेस्ट होकर के, तो डिपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तभी जो है जो भी एविडेंस डिपोनेंट ने दिया है उसके ना रहने पर तभी हम उसको एज एन एविडेंस उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं आने वाली प्रोसीडिंग्स में। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 says if it appears that an offense punishable with death or imprisonment for life has been committed by some person or persons unknown, किसी पर्सन ने डेथ का ऑफेंस किया है या एलआई का ऑफेंस किया है, The High Court or Court of Session may direct that any magistrate of first class shall hold, कौन करेगा इंक्वायरी होल्ड? जेएमएफसी करेगा। कौन इनको वो करेगा? हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कर सकते हैं। जेएमएफसी को कह सकते हैं कि वो इंक्वायरी होल्ड करें, एग्जामिन करें किसी भी विटनेस को जो कि एविडेंस दे सकता है कंसर्निंग द ऑफेंस, इस ऑफेंस के लिए, एंड एनी डिपोजिशंस सो टेकन मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज सब्सिक्वेंटली अक्यूज्ड। भाई ये बात ध्यान रखिएगा, अभी ये जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो ऑफेंस हुआ है ना, ये अभी पता नहीं किसके द्वारा किया गया, तो अब क्या पता नहीं है तो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, एविडेंस भी लिए जाएंगे और उन एविडेंस को हम बाद में यूज करेंगे जब हमें पता चलेगा कि ये सस्पेक्ट है, उसके अगेंस्ट हम तब यूज करेंगे, ठीक है। एनी डिपोजिशन सो टेकन मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट एनी पर्सन जो कि सब्सिक्वेंटली अक्यूज्ड हो गया ऑफेंस का, बाद में अक्यूज्ड हो गया सब्सिक्वेंटली, भाई पहले तो अननोन था ना, बाद में पता चला कि ये इसको हम अक्यूज्ड मान रहे हैं, इसको हम आरोपी मान रहे हैं, ठीक है। इफ द डिपोनेंट इज डेड, कब? यहाँ पर भी वही सेम चीज है, हम तब एविडेंस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं उस डिपोनेंट का जब वो डिपोनेंट अब इस समय जब अक्यूज मिला तो डिपोनेंट नहीं है वहां पर, जब दोनों केसेस में वही है, जब अक्यूज मिल रहा है तो डिपोनेंट नहीं है वहां पर, जब डिपोनेंट नहीं है यानी कि डिपोनेंट ना होने का क्या मतलब है कि वो डेड है, इनकेपेबल है एविडेंस देने के लिए या इंडिया के लिमिट से बाहर है, तभी जो है उस एविडेंस को उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन के। दोनों बातों में ये ध्यान रखना। अब आओ सेक्शन नंबर 336 पे, कह रहा है एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। ये आई थिंक लास्ट सेक्शन है, यस। सो देखो, वेयर एनी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट,
कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा या किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और उसको जो है ऐसा हम दिखा रहे हैं कि हम उसको एज एन एविडेंस यूज करेंगे इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में एंड सच पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट या ऑफिसर, उसको उनका ट्रांसफर हो गया, रिटायर है या उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट या ऑफिसर उनको वो मिल नहीं रहे अब या इनकेपेबल है अब डिपोजिशन देने के लिए, और सिक्योरिंग प्रेजेंस, अगर हम उनका प्रेजेंस सिक्योर करने जाएंगे उन पब्लिक सर्वेंट का, ऑफिसर का या एक्सपर्ट का, तो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी, डिले हो जाएगा इंक्वायरी में, ट्रायल में या अदर प्रोसीडिंग में। तो कह रहे थे कोर्ट शैल सिक्योर प्रेजेंस ऑफ सक्सेसर ऑफिसर। तो भाई जब ये किसी और जगह ट्रांसफर होके गए हैं, ये मान लीजिए इनकी मृत्यु भी हुई है, तो उनकी जगह पर कोई ना कोई तो आया होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उनकी जो सक्सेसर ऑफिसर है, यानी कि उनके बाद जो ऑफिसर है, उनकी कोर्ट जो है प्रेजेंस सिक्योर करेगी, उनको बुलाएगी ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट और ऑफिसर हु इज होल्डिंग दैट पोस्ट एट दैट टाइम, जो उस समय वो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, टू गिव डिपोजिशन ऑन सच डॉक्यूमेंट, ताकि वो आकर के डिपोजिशन दे उस डॉक्यूमेंट पर या उस रिपोर्ट पर, प्रोवाइडेड दैट नो सच पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर शैल बी कॉल्ड टू अपेयर बिफोर द कोर्ट अनलेस द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपायर्ड। वही चीज है, वही डिस्प्यूट वाला चीज है, जब तक डिस्प्यूट नहीं अराइज हो रहा है, जब तक कि एक पार्टी नहीं बोल रही है कि नहीं ये रिपोर्ट सही नहीं है, नहीं ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जब तक डिस्प्यूट नहीं अराइज हो रहा उस रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट को लेकर के, तब तक इन लोगों को यहाँ कोर्ट में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक कि भाई जब दोनों पार्टीज में से कोई ऐसा कुछ डिनाई कर ही नहीं रहा है, उनको पता चल रहा है कि वो सही रिपोर्ट है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है बुलाने का, तो फिर नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिपोजिशन ऑफ सच सक्सेसर, जो सक्सेसर पब्लिक सर्वेंट है, एक्सपर्ट है और ऑफिसर है, उनको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी जो है उनका डिपोजिशन करवाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में साक्षात प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने अपना कर लिया है, चैप्टर नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 26 शुरू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।